आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं के हिंदी के प्री बोर्ड परीक्षा पुस्तिका को सॉल्व करेंगे, जिसमें से ये कुछ प्रश्न हैं। इसमें पहला है, पहले खंड का मतलब पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। सदल मिश्र। ब में दिया है मोहन राकेश। स हजारी प्रसाद द्विवेदी। द सरदारपुर सिंह। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जैसा कि ट्रिक लगाया गया है। और इसमें से दूसरा देखेंगे, जैसे उनके दिन फिरें किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है? कहानी विधा की। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? निबंध की। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी की प्रथम कहानी है, कौन सी है? इंदुमती। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। ठीक। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। इसका क है, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसको? भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ख सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि है। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं। ठीक ना? सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं किसके? प्रकृति के। किसके? प्रकृति के। किसके कवि हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है? सूरदास। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी कवि। ठीक। प्रयोगवादी कौन है? अज्ञेय जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक। क्या है? यदि यह नवीन सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उनके पीछे का उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। ठीक ना? इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं? पहला है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इस पाठ के शीर्षक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। और इस कौन से पाठ से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से हिंदी के लिया गया है। ठीक। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है? यहाँ से यहाँ तक रेखांकित है ना, यहाँ तक। तो क्या है? यह नवीकरणीय सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत बनी रहे तो। ठीक ना? यदि नवीकरणीय सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत बनी रहे। इसमें प्रोजी सुंदर रेड्डी जी भाषा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि यदि नवीकरणीय कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत बने, मतलब कोई भाषा हो, यदि इसका उपयोग कोई विद्वान और आचार्य ही अगर इसका उपयोग करेंगे तो इसका विकास नहीं होगा। ठीक ना? यदि इसका उपयोग कोई मतलब विद्वान ही अगर करेगा तो इसका विकास नहीं होगा, इसका विकास रुक जाएगा। ठीक ना? अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, भाषा गतिशील नहीं होती है। ठीक ना? भाषा गतिशील नहीं होती, मतलब क्या कहा गया? यह नवीकरणीय सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो, मतलब इसका कुछ लोग ही उपयोग करें तो यह गतिशील नहीं होगी, मतलब इसका विकास रुक जाएगा। ठीक ना?
भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। मतलब भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से, इसका तात्पर्य मतलब जितना अधिक प्रयोग होगा उतना अधिक उसका विकास होगा। और जनता से है, मतलब जनता से मतलब जनता जितना ज़्यादा इसका प्रयोग करेंगी उतना ज़्यादा इसका विकास होगा। ठीक। दिए गए शब्द अपने उद्गम स्थान पर ही अड़े रहें। मतलब जो किसी भाषा का शब्द होता है, यदि उनका उपयोग करके उनमें नवीकृत नहीं किया जाएगा, अर्थात वो अपने ही जगह पर अड़े रहेंगे, मतलब उनका विकास नहीं होगा और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं होगा, और उनका कहीं भी प्रयोग नहीं होगा उन शब्दों का, तो उनके पीछे का उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। मतलब उनका मतलब जो जिस उद्देश्य से वो शब्द बनाया गया उन पर कुठाराघात होगा, मतलब उनकी संरचना पर हानि होगी, मतलब उनका सही उपयोग नहीं होगा। ठीक ना। तो उनका जब उपयोग नहीं होगा तो वो नष्ट होने लगेंगे। वो शब्द नष्ट होने का तात्पर्य ये है कि वो ज़्यादा प्रयोग में नहीं होंगे तो वो अनलित शब्द बन जाएंगे, मतलब उनका कम यूज होगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, भाषा का सीधा संबंध किससे है? भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। ठीक ना। भाषा का जितना अधिक प्रयोग होगा उतना अधिक भाषा का विकास होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? ठीक ना। नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम आएगा? यदि किसी भाषा में यदि नए शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो भाषा नवीनीकरण नहीं हो पाएगी, वो पुरानी ही रहेगी। ठीक ना। जब नए नए शब्द किसी भाषा में जुड़ते हैं तो उसका नवीनीकरण होता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, कुठाराघात का क्या आशय है? कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या है? बहुत अधिक हानि या सर्वनाश होना। ठीक ना। कुठाराघात मतलब अत्यधिक हानि होना, यहाँ दिया गया है ना। उसके पीछे का उद्देश्य पर कुठाराघात होगा, मतलब जब यहाँ पर शब्द बनाए गए थे जब उनका उपयोग नहीं होगा तो उसकी हानि होगी, मतलब उनका बनाया हुआ व्यर्थ होगा। ठीक ना। जब उनका व्यर्थ होगा बनाया हुआ तो उनका मतलब सर्वनाश हो रहा है। ठीक। उसके बाद इसमें अथवा करके नेक्स्ट दिया गया है, या तो ये करना है या तो अथवा करके जो दिया गया है इसको करना है। देखिए क्या है, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ें का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, मतलब क्या हुआ, विज्ञान की प्रगति के कारण ही नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता है। ठीक ना। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करेगी वैसे वैसे वो नई नई चीज़ों का खोज करेगी। ठीक ना। कहाँ गया, जब कभी नया आविष्कार होता है। ठीक ना। जब कोई नई वस्तु का आविष्कार होगा तो उसे नई संज्ञा दी जाती है, मतलब उसके कोई नया नाम दिया जाएगा। ठीक। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, मतलब जिस देश में उसकी रचना की जाती है, उसका आविष्कार किया जाता है, उसका खोज किया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट पेज पर अब देखेंगे, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। ठीक ना। जो मतलब जो आविष्कार हुआ होता है वह उसका नया नाम, जो देश उसका आविष्कार करता है वही नया नाम रखता है। ठीक ना। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक ना। मतलब इसका क्या तात्पर्य है, जो शब्द उस वस्तु के लिए दिया गया था और जो नाम उस वस्तु के लिए दिया गया था वही नाम हर देश में उस वस्तु के लिए प्रयोग होंगे, न कि हर देश उसका अलग अलग नाम रखेंगे। ठीक ना। उसके बाद हो गया, यदि हर देश उस चीज़ के लिए अलग अलग नाम देता रहेगा तो
उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक, ठीक ना। मतलब ये समझाया है कि यदि उसका किसी वस्तु का अगर हर देश अलग अलग नाम देंगे तो उसको समझने में समस्या होगी, ठीक। उसी के विषय में यहाँ बताया गया है, ठीक ना। अब इसमें से जो प्रश्न है उनको देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक ना। तो इसके लेखक हैं, मतलब ये इसके लेखक APJ अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक ना। और ये किस चैप्टर से लिया गया है? हम और हमारा आदर्श, ठीक। कक्षा 12वीं के हिंदी के गद्य खंड के हम और हमारा आदर्श नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या पहले ही हम लोग कर चुके हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण के लिए नया शब्द देता है, ठीक ना। कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण के लिए नया शब्द देता है, मतलब जो देश उसका आविष्कार करेगा, उस वस्तु का आविष्कार जो देश करेगा वही उसका नाम देगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, यदि हर देश आविष्कृत चीजों को अपना अपना अलग अलग नाम देता है, मतलब कोई वस्तु है उसका आविष्कार कोई एक देश किया है, वो तो नाम दिया है, और उसके अलावा अन्य देश भी उसका नाम देने लगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। तो उस पर यहाँ दिया है क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज को समझने में दिक्कत होगी, ठीक ना। मतलब वो समझ नहीं पाएंगे कि मतलब जब अलग अलग नाम से प्रयोग होगा तो उसको समझना आसान नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, नई चीजों के आविष्कार होने का कारण। मतलब क्यों नई चीजों का आविष्कार होता है, ठीक ना। तो इसका हो सकता है, क्या होगा इसका, नई चीजों का आविष्कार मतलब उस चीज की आवश्यकता होगी तभी ना उसका आविष्कार होगा। किसी वस्तु का जब आवश्यकता होगा तभी उस वस्तु को बनाया जाएगा, ठीक ना। तो किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण ही उसका आविष्कार किया जाता है, ठीक ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे नवजलज से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ठीक ना। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, केवला राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश पहुंचाते हैं, ठीक ना। तो पवन दूतिका के द्वारा पहुंचाते हैं संदेश, ठीक ना। पवन दूतिका कौन है, वायु है, हवा है, शीतल जो ठंड हवा उनके कमरे में प्रवेश करती हैं, उसके द्वारा ही अपना संदेश भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाने का प्रयास करती हैं, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। तब यहाँ पर देखेंगे पहली पंक्ति में उनके सौंदर्य के विषय में ही चर्चा किया गया है। इसमें क्या है, मेरे प्यारे नवजलज से कंज से नेत्र वाले, मतलब मेरे प्यारे मतलब मेरे श्री कृष्ण भगवान जो हैं उनका शरीर है जलज मतलब बादल के समान सांवला है, ठीक। और कंज से नेत्र वाले हैं, मतलब कमल के समान नेत्र वाले हैं, ठीक ना। किसके समान, कमल के समान नेत्र वाले हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक। रेखांकित अंश क्या है, मेरे प्यारे नवजलज से कंज से नेत्र वाले, ठीक। यही तो है, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बादल के समान सांवले हैं और उनका जो नेत्र है
वो कमल के समान सुंदर है। ठीक ना। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यह जो गद्यांश है ये कक्षा 12वीं के हिंदी के गद्यखंड नहीं पद्यखंड से लिया गया है। इसके पद्यखंड के पवन दूतिका नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक सर रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंर जी है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंर जी है। अब इसमें अथवा करके एक दिया है, इसी चैप्टर का ये भी है। ठीक ना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्रांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि व्योम में तो उसे लाना, छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतगाना को। उसके बाद देखेंगे क्या है। पहला इसमें क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीकृत भाव लिखिए। मतलब इस पद्यांश का मूल भाव क्या है? जब यह उस समय का वर्णन किया गया है इस पद्यांश में जब पवन दूतिका जो है राधा के समक्ष होती हैं और राधा जी उसको ये समझाने की कोशिश करती हैं कि जब तुम रास्ते में जाना तो कोई भी अगर पीड़ित व्यक्ति तुम्हें दिखे तो उसकी पीड़ा को कम करना और उसको उसके मन को शांति को पहुंचाना। यही इस पद्यांश का केंद्रित भाव मतलब मूल अर्थ है। ठीक ना। मूल अर्थ है मतलब कोई भी मिले दुखी या पीड़ित व्यक्ति तो उसकी दुख और पीड़ा को समाप्त करना। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक ना। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ होगा, इसके पहले लेखक कौन है? लेखक है रचयिता कौन है इसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंर जी है। ठीक ना। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंर जी है। ठीक। और ये किस चैप्टर से लिया गया है? पवन दूतिका से लिया गया है। ठीक ना। तो अब इसका संदर्भ देखेंगे क्या होता है। प्रस्तुत पद्यांश। ठीक ना। ये पद्य का अंश है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के पवन दूतिका नामक चैप्टर से या अध्याय से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंर जी हैं। ठीक ना। एक बार और दोहराते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक अध्याय से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंर जी हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नायिका के पवन से लज्जित महिला की प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती हैं। ठीक है। तो ये क्या है? लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो सुंदरी को, जो थोड़ा श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख म्लानताएं को मिटाना। ठीक ना। तो क्या कहा है? यदि कोई इनके विषय में कहा है कि यदि वो स्त्री दुखी हो, ठीक ना, तो दुखी हो तो उनके पास जाना और इस वेग से मत जाना कि उसके वस्त्र विकृत हो जाए। ठीक ना। उसके वस्त्र विकृत न हो। ठीक। विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, मतलब उसके वस्त्र को तुम विकृत मत करना। जो थोड़ा भी श्रमित हो, मतलब वो थोड़ा सा भी दुख हो तो उसको दुख को दूर करने का प्रयास करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं को मिटाना, मतलब उसके
जो होठों और मुख पर जो मलिनताएं हैं उसको अपनी शीतलता के द्वारा समाप्त करना, ठीक ना। तो इसके विषय में मतलब ग वाले क्वेश्चन पर ये लिखा जा सकता है, ठीक ना। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, मतलब कोई क्रांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना। यदि कोई कृषक क्रांता मतलब कृषक की कोई यदि पत्नी किसी खेत में कार्य कर रही हो, ठीक ना, तो उसके पास जाना और उसके सभी दुख को मिटाना, ठीक ना। प्रस्तुत पद्यांश में शिल्प सौंदर्य का संक्षेप वर्णन कीजिए, मतलब शिल्प सौंदर्य मतलब इसी का अर्थ होगा, ठीक ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक। तो इसमें से किसी एक पर करना है, ठीक ना। इसको छोड़कर हम छोड़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना, ठीक ना। तो इसमें से किसी एक पर किया जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, पंचलाइट या ध्रुव तारा कहानी का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब इन चारों में से इससे 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 मतलब इनमें से कोई एक लिखना है, ठीक ना। अब ये 7वां क्वेश्चन देखिए, स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड का उत्तर दीजिए, ठीक ना। अब खंड का भी एक जिला वाइज होता है, ठीक ना। ये मतलब होता है कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, ठीक ना। तो जो मतलब जिस जिले के मतलब जिस जिले के लिए जो बना होता है वहाँ के लोग उसको लर्न करते हैं, ठीक ना। तो जो मतलब जिस जिले के होंगे वो मतलब उसको तैयार कर लेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट मतलब देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 8वां वाला देखेंगे, ठीक ना। निम्नलिखित अवतरणों में से एक पर संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ठीक। क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे संदर्भ सहित देखेंगे, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक पर संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो मतलब इसका संदर्भ क्या हो गया, प्रस्तुत पंक्ति, ठीक ना। संदर्भ बोल रहे हैं, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक अध्याय से लिया गया है, ठीक। एक बार और रिवाइज करेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक अध्याय से लिया गया है, ठीक ना। अब इसका अनुवाद करेंगे, याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच मैत्रेयी, मतलब याज्ञवल्क जो हैं, जो ऋषि याज्ञवल्क हैं वो मैत्री से कहते हैं, ठीक। उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि, ठीक ना। मतलब इस स्थान को छोड़कर हम अब जा रहे हैं, ठीक। ततस्ततेव नया कात्यायन्या विच्छेदान कर्मण इति, मतलब ये कह रहे हैं कि तुम और कात्यायनी जो भी धन है उसको अपने में विक्षेपित कर लेना, मतलब बांट लेना। तब मैत्रेयी क्या जवाब देती हैं, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्ते पूर्णा स्यात् तत् किम
तेनामृतिम श्यामिति श्यामी में, ठीक ना। क्या कहती हैं मैत्री जी कि यदि पूरी पृथ्वी जो धन से परिपूर्ण हो जाए, ठीक ना, तो क्या होगा, जब यदि पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका याज्ञवल्क्य जी जवाब देते हुए कहते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच, ठीक ना, नेति नहीं, यथेवोपकाराण वक्ता, मतलब धन से परिपूर्ण लोग, जीवन तथैव ते जीवनम स्यात्, मतलब जो धन से परिपूर्ण लोग का जीवन जैसा होता है वैसा ही जीवन तुम्हारा भी होगा, ठीक ना। अमृतत्वस्यम तुम नास्ति वित्तेन इति, मतलब अमरता का धन से कोई संबंध नहीं है, ठीक। सा मैत्री उवाच, तब मैत्री कहती हैं, ये नाहम नात्रिम स्यात् किम तेम कुर्याम, ठीक ना। जब ये कहती हैं कि मतलब जब इससे अमरत्व की प्राप्ति नहीं की जा सकती तो ये किस काम के लिए धन है, ठीक ना। तो हम नेक्स्ट देखेंगे वाला अथवा करके जो है पंचशील, मतलब इसका पहले संदर्भ देखेंगे। ये प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पंचशील सिद्धांत नामक अध्याय से लिया गया है, ठीक ना। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पंचशील सिद्धांत नामक अध्याय से लिया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दिखाएंगे ख वाला। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ठीक। तो उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, ठीक ना। इसका संदर्भ देखेंगे क्या होगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक अध्याय से लिया गया है, ठीक ना। सुभाषितानि नामक अध्याय से लिया गया है, ठीक। तो अब इसका व्याख्या देखेंगे। भाषासु मुख्वा मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, क्या है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारत, मतलब क्या होगा इसका, सभी भाषाओं में देववाणी सबसे मधुर है, ठीक ना। देववाणी जो है वो सबसे मधुर है। अब नेक्स्ट देखेंगे तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद सुभाषितम, ठीक। इसका क्या हो गया, निश्चित ही उसके काव्य मधुर हैं, ठीक। तस्या ही मधुरम काव्यम, निश्चित ही उसके काव्य मधुर हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तस्माद सुभाषितम, ठीक ना, और उसमें सुंदर और मधुर सूक्तियों का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे विद्या, इसका मतलब संदर्भ पहले देखेंगे। इसका भी मतलब ये भी दोनों एक ही चैप्टर से लिए गए तो इनका संदर्भ सेम होगा, ठीक ना। अब इसका व्याख्या देखें। विद्या विदाय विवादाय, मतलब क्या कहा गया, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, ठीक ना। क्या कहा गया है इसमें, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो विद्या का उपयोग विवाद के लिए करते हैं और धन का उपयोग घमंड के लिए करते हैं और शक्ति का उपयोग दूसरों को परेशान के लिए करते हैं। और ठीक उसके विपरीत जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानम दानाय च रक्षायम, ठीक ना। ये जो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो विद्या का उपयोग जो होता है उसे ज्ञान के रूप में करते हैं और धन का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं, ठीक ना। धन का उपयोग दान करेंगे तो मदद होगा, ठीक। और शक्ति का उपयोग
रक्षा के लिए करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक ना, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। इसमें क्या है, पहला श्री गणेश करना मतलब प्रारंभ करना। ठीक, इसका अर्थ बोल दे रहे हैं, आप वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक ना, श्री गणेश करना मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करना। लोहा लेना मतलब विजय प्राप्त करना। आगे कुआं पीछे खाई, क्या है, आगे कुआं पीछे खाई मतलब कोई अन्य रास्ता न होना। ठीक ना, बोटी बोटी फड़कना। ठीक, क्या है, बोटी बोटी फड़कना किसी कार्य को करने के लिए अत्यधिक बेचैनी होना। ठीक, बोटी बोटी फड़कना मतलब किसी कार्य को करने के लिए अत्यधिक बेचैन होना या जोश में होना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद सहित विकल्प का चयनित कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला है पवन, पवन का हो जाएगा पूधन अन, क्या होगा, पूधन अन, ये आयादी संधि है। हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, सत्यार्थ का क्या होगा, सत्य धन अर्थ। ठीक, सत्यार्थ का सत्य धन अर्थ। अब नेक्स्ट होगा नान्यत्र, नान्यत्र का क्या होगा, नान्यत्र का संधि विच्छेद न धन अन्यत्र, न प्लस अन्यत्र। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन का चयन कीजिए। ठीक ना, ये मतलब सर्वश्याम, सर्वश्याम किस विभक्ति का है और कौन सा वचन है, तो सर्वश्याम सप्तमी विभक्ति का है। ठीक, सप्तमी विभक्ति होगा और एक वचन होगा। अब बार देखेंगे, जागते को भी देखना है, मतलब कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन में है। ठीक, तो ये चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में है। अब नेक्स्ट देखेंगे 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। ठीक, इसमें से पहला है तर्क, तर्क तक्र, तर्क और तक्र है। ठीक, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा बहस और मट्ठा। तक्र मतलब होता है मट्ठा। ठीक ना, और तर्क मतलब विचार विमर्श करना या बहस करना। परिताप मतलब दुखी होना और प्रताप मतलब पराक्रम, पराक्रम। ठीक ना, परिताप मतलब दुखी होना और प्रताप मतलब पराक्रम, तो ये हो जाएगा अ वाला। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। ठीक ना, तो फल, फल का अर्थ है फल, वृक्ष का फल, परिणाम और तीर का अगला भाग, यही इसका सही होगा। तीर के अगले भाग को भी फलक कहते हैं, फलक या फल, और परिणाम को फल कहा जाता है, वृक्ष के फल को भी फल कहा जाएगा। ठीक ना, तो ये हो जाएगा इसका। आदि का दूसरा अर्थ है, आदि का अर्थ मतलब क्या होगा, आदि का दूसरा अर्थ क्या होगा, आदि का दूसरा अर्थ मतलब जिसका अंत न हो वो आदि होगा। ठीक ना, आदि मतलब जिसका अंत ही ना हो, मतलब वो निरंतर चलता रहे, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हो जाएगा। ठीक ना, तो आदि मतलब दूसरा, ये तो होगा नहीं। आखिरी, आखिरी मतलब ये इसका अंत हो जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब ये प्रथम, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ग वाला, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं दो के लिए एक शब्द लिखिए। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ
कृतज्ञ कहेंगे और जो उपकार नहीं मानेगा वो कृतज्ञ कहलाएगा। तो कृतज्ञ ये होगा इसका। किन्हीं दो वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक ना। तो वह दंड देने योग्य है, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा, वह दंड देने योग्य है, इसका हो जाएगा वह दंड पाने योग्य है। और इसका क्या होगा, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ शुद्ध गाय का, शुद्ध गाय नहीं होगा, गाय का शुद्ध होगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि वीर रस अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वीर रस क्या होगा, यदि किसी घटना को देखने अथवा काव्य को पढ़ने या सुनने से, ठीक, किसी घटना को देखने, काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसी को वीर रस कहते हैं। क्या होगा, वही वीर रस होगा, ठीक। अब इसका उदाहरण देखेंगे, ना संघर्ष हो ना तकलीफ, ठीक, ना संघर्ष हो ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ठीक ना। ना संघर्ष हो ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं यदि आग लगी हो सीने में, ठीक ना। तो ये वीर रस का हो जाएगा उदाहरण। अब नेक्स्ट देखेंगे शांत रस। शांत रस क्या होता है, किसी घटना को देखने या काव्य को पढ़ने से हमारे हृदय में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। वैराग्य मतलब क्या होगा, वैराग्य मतलब इस संसार के प्रति कोई भाव न होना, मतलब इसको छोड़ देना एक तरह से, ठीक ना। उसी को वैराग्य भाव कहेंगे। संसार के प्रति कोई आकर्षक न होना, मतलब उसके प्रति कोई बंधन न होना, उसी वो वाला भाव उत्पन्न हो जाए तो शांत रस होगा, ठीक ना। इसका उदाहरण होगा, अबलो नसानी अब ना नशहूँ, राम कृपा भई निशा सिरानी, जागे फिर ना दशहूँ, ठीक। हम नेक्स्ट देखेंगे अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अलंकार क्या होगा, जब काव्य में एक ही वर्ड बार बार आए, मतलब जब काव्य में के शब्दों में एक ही वर्ड बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे तरणी तरबूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक। तो इसमें त वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः ये अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक ना। हम नेक्स्ट देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब क्या होगा, एक कोई वस्तु हो उसकी तुलना मतलब किसी वस्तु दूसरे वस्तु से की जाती है, मतलब उपमा उस वस्तु से की जाती है, मतलब उसको दूसरी वस्तु मानी जा रही हो तो उसी को उपमा अलंकार कहेंगे, ठीक ना। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक। तो सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, ठीक, ठीक ना। तो सीता के मुख को चंद्रमा की उपमा दी जा रही है, ठीक, चंद्रमा के समान सुंदर है। अब नेक्स्ट देखेंगे रोला अथवा सोरठा छंद का उदाहरण सहित लिखिए। क्या, रोला अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। रोला क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक। इसमें मतलब 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी, ठीक ना। यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक ना। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज सने सराहन लागे, होत न भूतक भव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, ठीक। अब सोरठा देखेंगे, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक ना, और यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक। सोरठा में 4 चरण होते हैं और यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है।
और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। इसको अर्धसम क्यों कहा गया है? इसमें आधे चरण में अलग मात्रा है और आधे चरण में अलग मात्रा है, ठीक ना। और इसमें रोला में ये रोला नहीं, हम इसका मतलब चौपाई का बोल दिए, ठीक ना। चौपाई का यहाँ पर हम बोल दिए हैं, तो ये रोला नहीं है, ठीक ना, जो हम इसके पहले बोले हैं, ठीक, वो चौपाई का हम बोल दिए हैं, उसके लिए। पहले सोरठा को देख लेते हैं, उसके बाद रोला को बताते हैं। सोरठा मतलब इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इसमें 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण देख लेंगे पहले। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज सने सराहन लागे, होत न भूतक भव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अब रोला देखेंगे क्या होता है। रोला इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं नहीं होंगी, 24-24 मात्राएं होंगी। 16 मात्राएं होंगी तो चौपाई हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें 24-24 मात्राएं होंगी। तो इसका उदाहरण क्या होगा? और यह भी एक सममात्रिक छंद है। इसका उदाहरण हो जाएगा, साईं बैर न कीजिए गुर पंडित कवियार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राज्य मंत्री जो होई, ठीक ना। तो यहाँ तक हो गया ये। अब नेक्स्ट देखेंगे अपने क्षेत्र में छोटे बच्चों को विद्यालय खोलने की मांग करते हुए राज्य की शिक्षा मंत्री को पत्र लिखना, ठीक ना। शिक्षा मंत्री को पत्र लिखना है, ठीक इसमें। अथवा बस में गुंडों द्वारा घेर लिए जाने पर महिला यात्री की यात्रा करने वाले बस संवाहक के साहस एवं कर्तव्य भावना की प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखिए। मतलब बस संचालक द्वारा, मतलब किसी सुरक्षा की गई, मतलब गुंडों के द्वारा महिला यात्री का, ठीक ना, तो उसी की प्रशंसा करते हुए मतलब परिवहन निगम के पास पत्र लिखना, उस वाहन संचालक की प्रशंसा करते हुए, ठीक ना। हम नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध, एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, ठीक ना। तुम इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड का पेपर को सॉल्व करवाए हैं, जो 2022 का प्री बोर्ड पेपर है। धन्यवाद।